क्लिनिकल यूजेस की बात करें तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में यूज़ हो रही हैं, जाहिर सी बात है एंटी डिप्रेसेंट तो जो डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में यूज़ होंगी, ठीक है। जो न्यूअर ड्रग्स हैं जैसे सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स एंड नॉरएपिनेफ्रिन, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं, इसके अलावा सेरोटोनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, इनको जो है ना इनके इफेक्ट्स जो है ना टॉलरेबल होते हैं तो इनको जो है ना ज़्यादा प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन ट्राइसाइक्लिक्स भी यूज़ की जाती हैं साइकोमोटर रिटार्डेशन वगैरह में, स्लीप डिस्टर्बेंसेस में, पुअर एपेटाइट वगैरह और वेट लॉस वगैरह में, ठीक है। मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स हैं और इनके कॉमन मोनोमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स या ये जो ट्राइसाइक्लिक्स हेट्रोसाइक्लिक्स हैं, इनका कॉमन यूज़ ये होता है कि जो है एंग्जाइटी वगैरह में और फोबिक फीचर्स में, एक्यूट पैनिक अटैक्स वगैरह में यूज़ की जाती हैं, ठीक है। अब जो सैलिजिलिन हमने पढ़ा कि जो है ना ये मोनोमीन ऑक्सीडेज टाइप बी को इनहिबिट करती है, तो जो है ना ये भी पार्किंसनिज्म में यूज़ हो रही थी, अब ये उसमें भी डिप्रेशन में भी यूज़ होती है। जो न्यूअर ड्रग्स हैं ना, न्यूअर ड्रग्स की वजह से सुसाइड रिस्क इंक्रीज़ करती हैं ये, इनका जो टॉक्सिसिटी में आता है कि ये जो ना बच्चों में और ना एडोलसेंस में और ये ना सुसाइड का रिस्क जो है ना इंक्रीज़ करते हैं। बाकी इनके इफेक्ट्स जो है ना टॉलरेबल हैं। अदर क्लिनिकल यूजेस में जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है माइग्रेन में, बाइपोलर, वही बातें कि पैनिक अटैक्स, फोबिक डिसऑर्डर और जो है ना बाइपोलर डिसऑर्डर्स वगैरह में यूज़ हो रही हैं। जो याद रखने वाली है वो ये है कि माइग्रेन में यूज़ हो रही है, ADHD में यूज़ हो रही है, अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें जो बंदा है किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते, जैसे स्टूडेंट्स वगैरह को भी होता है ADHD, वो स्टडीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। इसके अलावा क्रॉनिक पेन स्टेट्स में, इसके बाद जो है ना SNRIs हैं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक, इसका याद रखना कि ये पेन में यूज़ होते हैं। न्यूरोपैथिक पेन हो, फिब्रोमियाल्जिया हो और इसके अलावा जो है ना डायबिटिक न्यूरोपैथी हो, इन सब के लिए जो है ना ये यूज़ हो रही हैं पेन के लिए। SNRIs पेन के लिए यूज़ हो रही हैं, बाकी ओवरऑल जो है ना वो फोबिया के लिए, पैनिक अटैक्स वगैरह के लिए यूज़ हो रही हैं। और जो है ना इसके बाद जो है ना जो ये फिब्रोमियाल्जिया क्या होता है, इसमें मसल का भी पेन होता है और ना स्केलेटल का भी पेन होता है, फटीग होती है बहुत ज़्यादा पेशेंट को और जो है ना मसल की रिजिडिटी वगैरह होती है। और बाकी तो आपको पता है बड़ा डोलॉक्सिटीन जो है ना डायबिटिक न्यूरोपैथी में दी जाती है। क्लोमिप्रामीन है और जो ना सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, इनको किस में यूज़ करते हैं, OCD में यूज़ करते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में, ठीक है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये होता है कि इसमें पेशेंट को ऑब्सेसिव थॉट्स आती हैं, लाइक उसको ऐसे किसी चीज़ का फेयर होने लग जाता है, उसको लगता है कोई इसको मार देगा या वो किसी को मार देगा, किसी को नुकसान पहुंचा देगा और अजीब से उसको जो है ना ऐसे थॉट्स आती हैं जिसकी वजह से वो कंपल्सिव एक्ट्स करता है, लाइक एक अजीब से रेपिटेटिव एक्ट करता है। उसको पता होता है कि इसका कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ये होती है कि मैंने लाजमी करनी है। जैसे हाथ धो रहा है तो हाथ धोता रहेगा, बार बार धोता रहेगा, उसको लगेगा साफ़ नहीं है। और इसी तरह अपने जो उसके रिलेटिव्स होंगे, छोटे बच्चे या जो उसके अपने बच्चे होंगे, तो उनकी बार बार उनकी केयर करेगा और बार बार देखेगा कि सेफ़ है या नहीं, उसको इस तरह के जो है ना अजीब से फेयर्स वगैरह होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो इनको जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में याद रखना है कि जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर में और बुलिमिया में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में, ट्रॉमा के बाद किसी ट्रॉमा स्ट्रेस हुआ तो उसके बाद जो है ना वो होता है डिजीज़ होती है, उसको पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। इसके बाद प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर है, बुलिमिया है। बुलिमिया नर्वोसा क्या होता है कि इसमें पेशेंट ओवर ईट करता है, पहले जो है ना बहुत ज़्यादा खाता है, फिर उसके बाद जो है अजीब से तरीके यूज़ करता है, लाइक लैक्सेटिव्स का मिस यूज़ करता है या फिर ना खुद ही वोमिट कर देता है, मुंह में हाथ डाल के ना वोमिट कर देता है, तो इस वजह से जो है ना इसको डिसऑर्डर को बुलिमिया कहते हैं, ठीक है। अब मैं दोबारा से बता देती हूँ क्लिनिकल यूजेस फोबिया में और जो है ना पैनिक अटैक्स वगैरह में ट्राइसाइक्लिक सेरोटोनिन रीअपटेक तकरीबन सारे ही यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। और जो नॉरएपिनेफ्रिन सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स हैं वो स्पेसिफिकली किस में यूज़ हो रहे हैं, न्यूरोपैथिक पेन में, डायबिटिक न्यूरोपैथी में और फिब्रोमियाल्जी वगैरह में। और जो SSRIs हैं OCD में यूज़ हो रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, बुलिमिया, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर और जो है ना प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर। जो बुप्रोपायोन है ये निकोटीन डिपेंडेंस को कम करती है, अल्कोहल जो क्रेविंग्स होती है ना उसको कम, निकोटीन क्रेविंग्स को कम करती है बुप्रोपायोन। टॉक्सिसिटी में आ जाए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, इसमें जो है ना अब जो जिन रिसेप्टर पे एक्ट कर रहा था वैसे ही इफेक्ट आएंगे। एक्सेसिव सेडेशन किस वजह से आएगी, फटीग, एक्सेसिव सेडेशन, ये हिस्टामिनिक रिसेप्टर H1 रिसेप्टर्स की वजह से सेडेशन उसको होगी। सिम्पैथोमिमेटिक इफेक्ट्स होंगे क्योंकि हमने पढ़ा था CNS और ANS दोनों में जो है ना सेरोटोनिन और एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को इनहिबिट कर रहे होते हैं, तो इस वजह से सिम्पैथोमिमेटिक इनके पेरिफेरल इफेक्ट्स भी आते हैं ब्रेन के अलावा।
तो उनमें सिंपैथेटिक इफेक्ट में टैकीकार्डिया, एजिटेशन, स्वेटिंग और इंसोम्निया वगैरह। एट्रोपिन लाइक इफेक्ट्स क्यों आएंगे? क्योंकि मस्कारिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है। ऑर्थोस्टैटिक हाइपरटेंशन अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। इसके बाद ओवरडोज है, जिसमें लिखी हुई है कि ओवरडोज अगर हम कर दें तो उसमें एजिटेशन, कोमा, उसमें 3 C's याद रखने हैं। एक तो कोमा है, एजिटेशन कन्फ्यूजन की वजह से, कन्वेंस है, सीजर्स वगैरह, और कार्डियोटॉक्सिसिटी है। 3 C's याद रखें ओवरडोज की वजह से। इसके बाद इसकी TCAs की भी ड्रग इंटरेक्शंस होती हैं और सेरोटोनिन की भी होती है, रीअपटेक इनहिबिटर्स की। इसमें सबसे ज़्यादा जो स्वेयर होती है मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की होती है। जो इसकी जो टॉक्सिसिटी है उसमें मेन यही होता है कि जो जब दूसरी ड्रग्स के साथ देते हैं हम, जैसे बेंजोडाइपिन, बारबिट्रेट, ओपियोइड्स वगैरह के साथ देते हैं, तो इसमें जो है ना इसमें ड्रग इंटरेक्शन ये कॉज कराता है। इसका जो ट्राइसाइक्लिक्स हैं ये जो है ना इनका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन होता है, मतलब रिवर्सल ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन। वो कैसे होता है? जो ग्वेंथिडीन होता है ना, ग्वेंथिडीन हमने पढ़ा था कि ये जो है ना रिलीज़ को, जो नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज़ वगैरह होता है उसको इनहिबिट कर रही होती है, ठीक है। तो ये ड्रग्स क्या करेंगे? ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसिव ग्वेंथिडीन को जाके ब्लॉक कर देती है, ठीक है, ताकि नॉरएपिनेफ्रिन जो है ना रिलीज़ हो और हाइपोटेंसिव एक्शन आए, हाइपरटेंसिव एक्शन आए, हाइपोटेंसिव एक्शन जो है ना कम हो जाए। इसके बाद जो है ना SSRIs टॉक्सिसिटी है, इसमें जो है ना नोज़िया, हेडेक है, फ्लोक्सिटिन की वजह से। नोज़िया हेडेक क्यों हो रहा है? ये जो है ना इसका जो रिसेप्टर्स पड़े होते हैं ना GAD में, सेरोटोनिन के रिसेप्टर पड़े होते हैं, उनकी वजह से है, ठीक है। वहाँ पे जो है ना सेरोटोनिन का रीअपटेक जब इनहिबिट होगा तो नोज़िया वगैरह होगा। इसके बाद एजिटेशन, एंग्जाइटी, इंसोम्निया वगैरह ये किस वजह से हैं? ये अल्फ़ा ब्लॉकेज की वजह से हैं। और ये वाले जो इफ़ेक्ट है सेक्सुअल डिसफंक्शन, ये स्पाइनल कॉर्ड में जो सेरोटोनिन होते हैं उसकी रीअपटेक इनहिबिटर की वजह से हैं। एक्स्ट्रा पिरामिडल साइड इफ़ेक्ट्स, सीजर्स वगैरह, कार्डियक इफ़ेक्ट्स, इनको बस एक नज़र देख लेना है। जो मेन इसका है ये याद रखना, मतलब विथड्रॉल सिंड्रोम है, इसकी वजह से इवन जो है ना इसमें विथड्रॉल सिंड्रोम में ये है कि जो ना इसमें नोज़िया होगा, डीजल, दोबारा सिम्टम्स रिवर्स हो जाएंगे, मतलब दोबारा आना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे उसको सीजर्स फिर से होने लग जाएंगे, ट्रेमर्स फिर से होने लग जाएंगे, डिजीनेस फिर से होने लग जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है ना ड्रग इंटरेक्शन है, उसमें फ्लोक्सिटिन जो है ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि जो है ना ड्रग इंटरेक्शन कराती है। ये डेक्स्ट्रोमेथोर्फोन और प्रोप्रानोलोल वगैरह और TCAs का लेवल जो है ना प्लाज्मा में बढ़ाती है, ठीक है। और एक जो सेरोटोनिन सिंड्रोम यहाँ पे दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरोटोनिन सिंड्रोम तब होता है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट को मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ दिया जाता है। तो क्या होता है कि पेशेंट को जो है ना मसल रिजिडिटी हो जाती है, उसको मायोक्लोनस होता है, एक ग्रुप ऑफ मसल्स का जो है ना सिवियर, उसकी जो है ना सडन जर्कीनेस ऑफ द मोमेंट, मायोक्लोनस हमने पीछे पढ़ा हुआ है सीजर वाले चैप्टर में, एंटी सीजर्स वाले में। हाइपरथर्मिया, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है। कार्डिक इंस्टेबिलिटी होती है, CVS इंस्टेबिलिटी होती है, CNS इंस्टेबिलिटी होती है उसको, सीजर्स वगैरह, ठीक है। अब जो CNS और CVS इंस्टेबिलिटी वगैरह है या हाइपरथर्मिया, ये मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की वजह से हो रहा है, और बाकी जो मायोक्लोनस वगैरह वो सेरोटोनिन की वजह से हो रहा है, ठीक है। अब जो इसमें इसकी मैनेजमेंट के लिए हम देंगे, क्योंकि सीजर वगैरह तो उसके लिए एंटी सीजर देंगे। मसल रिजिडिटी हो रही है तो मसल रिलैक्सेंट देंगे, और जो है ना सेरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स देंगे, जैसे सिप्रोहेप्टाडीन वगैरह। इसके बाद जो है ना बाकी रिसेप्टर्स की जो है ना SNRIs वगैरह, रिसेप्टर एंटागोनिस्ट और हाइड्रोसाइक्लिक ड्रग्स की क्या है टॉक्सिसिटी, उसमें अलग-अलग है। मिर्टाज़ापिन की क्या है कि बहुत ज़्यादा वेट गेन और सेडेटिंग है, क्योंकि H1 रिसेप्टर्स के थ्रू जो है ना एक्ट करती है, H1 को ब्लॉक करेगी तो उससे वेट गेन और सेडेटिंग होगी और सेडेशन होगी। एमोक्सापिन है और ना मेप्रोटिलिन और मिर्टाज़ापिन, इन तीनों ड्रग्स के ना ऑटोनॉमिक इफेक्ट्स आते हैं। उसमें एमोक्सापिन जो है ना उसके जो है ना डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने की वजह से पार्किंसोनियन सिम्टम्स भी आते हैं, जैसे एकथीसिया वगैरह, पार्किंसनिज्म, एमेनोरेगलैक्टोरिया वगैरह। जबकि बुप्रोपियोन की वजह से जो है ना डिजीनेस, ड्राई माउथ, एंग्जाइटी वगैरह होगी। सीजर्स और कार्डियक टॉक्सिसिटी याद रखने एमोक्सापिन और मेप्रोटिलिन की वजह से होती हैं, और विथड्रॉल सिंड्रोम वेनलाफेलेक्सिन की वजह से होते हैं। इवन सिंगल डोज भी पेशेंट मिस करे ना तो उसको जो है ना विथड्रॉल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। और नेफाजोडोन है, ये भी इसी नेफाजोडोन जो है ना इसमें जो है ना ड्रग इंटरेक्शन करती है, और ना जो है ना उसका कुछ ड्रग्स हैं जैसे कार्बामेज़ेपाइन, क्लोज़ापिन वगैरह, रिडक्टेज इनहिबिटर, स्टैटिन्स वगैरह, उनके लेवल को बढ़ा देती है। और इसके अलावा निफाजोडोन का ये भी याद रखने के लिए हिपैटिक टॉक्सिसिटी कराती है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स में वही है कि जो है ना
ये हाइपरटेंसिव एक्सटेंसिव हाइपरटेंसिव क्राइसिस कराती है। ये क्यों कराती है? स्पेशली उन पेशेंट्स में जो टायरामीन रिच फूड्स लेते हैं। अब ऐसा होता है कि जब टायरामीन जो है ना ली जाती है, फूड में इंजेस्ट की जाती है, तो क्या होता है, मोनोमिनो ऑक्सीडेज एंजाइम जो है ना वो तो इनहिबिट हो गए, वो उसको मेटाबोलाइज नहीं कर सकते। और टायरामीन जो है ना जब मेटाबोलाइज नहीं होते तो वो दोबारा जो है ना नर्व टर्मिनल में चली जाती है, उसका रीअपटेक हो जाता है सेंट्रल टर्मिनल में। जब उधर जाती है तो फिर वो वहाँ पे क्या करते हैं, वो टायरामीन जो है ना स्टिमुलेंट है, तो कैटेकोलामीन रिलीज़ को जो है ना प्रमोट कराएगी। वो बहुत ज़्यादा जब कैटेकोलामीन रिलीज़ होंगे तो जो है ना बहुत ज़्यादा हाइपरटेंशन होगी, हाइपरटेंसिव क्राइसिस इसको कहते हैं। इस वजह से जो पेशेंट मोनोमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स ले रहा हो उसको कहा जाता है कि टायरामीन रिच फूड्स ना लें, ठीक है। इसके अलावा मोनोमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स का वो सेरोटोनिन सिंड्रोम इसके साथ हो गया कि जब ट्राइसाइक्लिक से ज़्यादा देंगे उसमें हाइपरटेंसिव होगा, वो हाइपरथर्मिया वगैरह और सीवियस इंस्टेबिलिटी होगी, उसको CNS इफेक्ट सीजर्स वगैरह आएंगे। और ना बस इसमें यही था और कुछ नहीं है। अब एक बार जो है ना मैं रिवाइज़ करा देती हूँ। क्लिनिकल जिसमें मैंने करा दिया था ना रिवाइज। अब SSRI इसकी टॉक्सिसिटी में क्या है कि फ्लोक्सिटीन वगैरह नोजिया हेडेक करा रही हैं। इसके अलावा जो है ना स्पाइनल इफेक्ट, सेक्सुअल डिसफंक्शन है, सीजर्स, इनको छोड़ें बस। विड्रॉल सिंड्रोम्स हैं और फ्लोक्सिटीन ड्रग इंटरेक्शन कॉज कराती है। सेरोटोनिन सिंड्रोम होता है जब मोनोमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स के साथ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स को साथ में जिया जाता है। और जो है ना इसके बाद इनके बात करें तो मेटाज़ापिन जो है ना उसका सेडेटिंग और जो है ना वेट गेन होगा। और एमोक्सापिन जो है ना ज़्यादा पार्किंसोनिज्म वगैरह कराएगी। और बुप्रोपियोन का एजिटेशन, कन्फ्यूजन वगैरह होगा। सीजर कार्डियोटॉक्सिन एमोक्सापिन और मेप्रोटिलिन के साथ है। मेलफ्लेक्सिन की जो है ना विथड्रॉल सिम्टम्स हैं। नेफाजोडोन का ड्रग इंटरेक्शंस भी हैं और जो है ना हेपेटिक टॉक्सिसिटी भी है। और मोनोमिनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स की टॉक्सिसिटी में हमने कहा था हाइपरटेंसिव क्राइसिस थी और सेरोटोनिन जो है ना सिंड्रोम था। एक बात ये थी कि जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स है ना, ये बुलीमिया में दिए जाते हैं। बुलीमिया वगैरह वेट गेन में दिए जाते हैं। पेशेंट जो है ना वेट लूज़ करता है इनसे। जबकि जो ये हमने पढ़े थे ना ट्राइसाइक्लिक्स, इनको पुअर वेट में दिया जाता है। पेशेंट का पुअर एपिटाइट हो और उसका वेट लॉस हो उसमें दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसकी जो है ना वो एक समरी की वीडियो मैं बना देती हूँ।